हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे हों और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हों। तो आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के सेशन में हम क्लास 12th फिजिक्स के पहले चैप्टर का जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। जो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ से डेफिनेशन बनती हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक का, पूरे सिलेबस का आज वन शॉट हम रिवीजन करेंगे। तो प्लीज ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस सेशंस को देखते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 5 से 10 नंबर आप ले सकते हैं, क्योंकि सवाल आ गया इस पे और कोई नियम आ गया यहाँ से, तो क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2, 3 और 4 और 5 नंबर के भी सवाल बन सकते हैं। तो इसीलिए आप सेशंस को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इस सेशंस का बेनिफिट मिल सके। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आप आपके जो भी क्लासेस हों उसकी नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो आवेश को तो बताने की जरूरत होगी नहीं क्योंकि हमारे बच्चे मेहनती हैं, पढ़ने वाले हैं भाई। 10, 12, 10 ऐसे ही थोड़ी टॉप या पढ़ के आए हैं, पास करके आए हैं। तो आवेश एक बार रिवीजन कर लेते हैं, रिवीजन की तो सख्त जरूरत होती है। तो देखिए आवेश हम 2 प्रकार के होते हैं, ऋण आवेश, धन आवेश, यही होते हैं आवेश। इनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी होती है। तो वो सारी चीजें होती है कि ये 2 प्रकार के होते हैं, धनायन होते हैं, ऋणायन होते हैं। धनायन को हम लेके आए तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ऋणायन को लेके आए तो वो प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन एक धन को लेके आए, एक ऋण को लेके आए तो वो आकर्षित करेंगे। तो ये चार्ज के कुछ गुण होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कोई चार्ज है तो उसकी क्षेत्र की तीव्रता कैसे होगी। तो एक चीज और इसमें आप जान लीजिए कि जब भी आपके पास अगर प्लस क्यू चार्ज दिया जाए तो यहाँ पे जो क्षेत्र की तीव्रता होती है वो बाहर की तरफ होती है। कभी ये छोटी बात है लेकिन बहुत ही मोटी है, कभी पूछ दिया जाता है तो थोड़ा सा हम बोल रहे तो। और जब ऋण आवेश हो तो उस पे जो रेखा क्षेत्र की तीव्रता होती है वो अंदर की तरफ होती है। तो आई होप आप ये चीजें याद होगी और एक बार रिवीजन के तौर पे आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा ना एमसीक्यू में भी पूछा जाता है, ऐसे आपको फिगर दे देगा या तो ऐसे ही पूछ देगा कि एक धन आवेश है तो उस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं कैसे होंगी, बाहर की, अंदर की, कहीं नहीं, कैसे। तो वो चीजें बाहर की तरफ और माइनस है तो अंदर की तरफ। ये हो गया हमारे आवेश के बारे में। अब ये आवेश है तो ये कुछ ना कुछ क्षेत्र उत्पन्न करेगा, उसी क्षेत्र को हम देखते हैं। तो हमने इसका एक एक लेक्चर लेके भी देखा है, लेकिन आज हम इसको पूरे सेशंस में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको विद्युत क्षेत्र तीव्रता की डिफिनेशंस लिखनी होती है। तो डिफिनेशंस क्या है इसकी कि किसी आवेश के, हमने एक आवेश ले लिया, इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अगर हम कोई दूसरा इसका कुछ एरिया है, कोई दूसरा चार्ज लेके आए, मान लीजिए माइनस लेके आ रहे हैं एक बार और दूसरी बार हम एक बार माइनस एक बार प्लस, तो हम माइनस कोई भी परीक्षण आवेश लेके आते हैं यहाँ पे, ये हम चेक करने के लिए ला रहे हैं तो इसीलिए हम इसे परीक्षण आवेश बोल रहे हैं। तो हम ये देखना चाहते हैं ना कि इस आवेश का कितना एरिया है। तो अगर हम प्लस लेके गए तो ये रिपल्सन देगा, तो हमें पता चल जाएगा कि ये है तो प्लस, और जहां से रिपल्सन होगा वहीं पे इसका क्षेत्र शुरू हो जाएगा। अगर हम माइनस लेके जाएं तो यह आकर्षित करेगा, तो वही कहलाता है कि यह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो उसे ही हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जिस एरिया में वो आकर्षण या प्रतिकर्षण को महसूस करेगा, अनुभव करेगा, उसे ही हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है कि भाई हम इसे प्रदर्शित किसे करेंगे। अब यहाँ से कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं तो आपको ई बराबर एक फार्मूला आता है F अपॉन क्यू। F क्या है, बल है, Q है आवेश। तो Q के कारण जो जिसमें वो बल का अनुभव कर रहा है उसी को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं।
फार्मूले तो याद होने चाहिए, क्योंकि सवाल आएगा, मान लीजिए वहां पे कुछ फोर्स का मान दे देगा, कुछ आवेश का मान दे देगा और वहां से पूछेगा कि आप बताइए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो आप कहेंगे नो प्रॉब्लम, हमें फार्मूला याद है, हम लगा लेंगे, तो आप तुरंत लगा के उसे बता देंगे। अब यहाँ से बात आती है इसके मात्रक की। भैया मात्रक भूलना बहुत बड़ा पाप है, तो इस पाप से बचे रहिएगा, कहीं हमसे ये भूल के भी पाप हो न जाए। मात्रक तो लिखना बनता है। बल का मात्रक न्यूटन और इसका मात्रक कूलाम हो गया। अब इसके बाद आप यहां से लिखेंगे बीमा। न्यूटन प्रति कूलाम होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। अब बीमा निकालेंगे तो न्यूटन की बीमा MLT पे स्क्वायर और कूलाम की आवेश की बीमा तो ये होती है A/T। अब इसे जब हम करेंगे ऊपर बीमा लिखने के लिए, सॉरी आप ब्रैकेट नहीं भूलिएगा, तो MT ऊपर गया, सॉरी यहाँ पे माइनस होता है, तो ये कितना हो जाएगा, L एक ही है, T -3 हो जाएगा और A भी ऊपर जाएगा तो -1, क्योंकि जो नीचे प्लस में होता है वो ऊपर जाएगा तो उसे माइनस में होना है, अगर माइनस में रहता तो ऊपर जाके प्लस में हो जाता। ये रूल्स तो आपको 11 से याद ही होगा। तो अगर आप विद्युत क्षेत्र की डिफिनेशन आ जाए इतनी लिख दें, तो अगर आपका 2 नंबर का है तो 2 नंबर फिक्स, 3 नंबर का है तो 3 नंबर भी फिक्स हो जाएगा। अब जो इस चैप्टर में दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कूलाम का नियम। इससे सवाल भी आते हैं और नियम पूछे जाते हैं, क्योंकि कूलाम का नियम एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। अब इन्होंने क्या कहा था, केपलर का तो नियम याद होगा ना आपको, कि केपलर ने कहा था कि हम 2 मास ले रहे हैं और मान लीजिए इस मास को कुछ दूरी मान के रख दे रहे हैं, तो वहां पे एक बल कार्य करेगा उन दोनों के बीच। तो वही वाला सेम यहाँ पे आवेश के लिए लग जा रहा है कि हम एक ले लेते हैं, यहाँ से आवेश ही लिख लीजिए, इधर लिखते हैं क्यू आवेश और ये भी क्यू आवेश, ये एक दूरी पे रखे हैं और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, आर है। तो वही कहा जा रहा है कि 2 स्थिर बिंदु आवेश हों, अब इन्हें हम इधर उधर जाने दे नहीं रहे हैं, स्थिर करके रखे हैं। तो 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल यानी Q × Q, इसे Q1 मान लीजिए, इसे Q2 मान लीजिए, इन दोनों के आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होंगे। यानी जो बल इनके बीच लग रहा है F अनुक्रमानुपाती Q1 × Q2, ये हो गया इनका गुणनफल। और दूसरा कहा जा रहा है कि तथा उनके बीच की ये जो दूरी है ना, इनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो व्युत्क्रमानुपाती का मीन्स कि ये उल्ट मतलब नीचे चला जाएगा। तो ये इन्होंने कहा, इसे माना हमने समीकरण 1 और इसे समीकरण 2, और यहाँ पे इन दोनों समीकरण को जोड़ने के बाद यहाँ से आ जाता है एक, हम के कांस्टेंट लगाते हैं और Q1 Q2 अपॉन R², और जैसे ही हम कांस्टेंट को हटाते हैं तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R², ये फार्मूला आपके पास आ जाता है बल का। अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 पाई का मान रखने, एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है, एप्सिलॉन नॉट होता क्या है, निर्वात में विद्युतशीलता होती है। जैसे निर्वात में विद्युतशीलता, इसका जो मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलम² प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आप इसके कभी कभी आपके पास विद्युतशीलता का मान पूछ दे, या तो बोल दे कि एप्सिलॉन नॉट को हम किसे कहते हैं, तो विद्युत निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक पूछ दे तो कूलम² प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसका मान 8.85 × 10⁻12। तो हमने 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लिया। तो इन दोनों को आपको एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जो भी आए तो वो हम कर लें। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमने नियम पढ़ लिया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ ली। अब हम 2 आवेश से जोड़ के बनाएंगे वैद्युतीय ध्रुव, फिर वहां से निकालेंगे आघूर्ण, फिर वहां से
आगे फिर इसमें गॉस की प्रमेय, फिर तीव्रता कैसे कैसे निकालें, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम देखते जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें बहुत सवाल अगर इससे पूछे जाते हैं ना तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पे ही बहुत छोटे क्वेश्चन, मान लीजिए 2 नंबर के पूछ दिया जाए, तो अब 2 नंबर में तो ये है नहीं कि ढेर सारी चीजें ला के उसे में दे देगा, 2 नंबर में 2 नंबर के लायक ही तो पूछेगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी करना होता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। तो अब हम देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख लिया, कूलाम का नियम देख लिया, तो तीसरा इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, इसकी बीमा क्या होती है। तो सबसे पहले क्या ही देखते हैं, हम परिभाषा देखते हैं कि मान लीजिए हमने एक द्विध्रुव बना लिया प्लस माइनस, ये बन गया एक द्विध्रुव। अब यहां से 2 ध्रुव हो गए ना, एक प्लस माइनस, तो ये 2 ध्रुव हो गए, इसी को हम बोलते हैं द्विध्रुव, जिसमें 2 ध्रुव, कोई भी ले ले हम, 2 ध्रुव जब तक नहीं बनाएंगे तब तक उसे हम द्विध्रुव कहेंगे नहीं। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में हम प्लस माइनस ही चार्ज लेके बनाते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आवेश Q के, मतलब ये जो दोनों आवेश हैं Q, वो उनके मध्य की जो दूरी है के गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इनकी जो दूरी है हमेशा हम 2l मानते हैं। तो यहां से अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को बात आती है कि हम प्रदर्शित किसे कहते हैं, तो इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें फिजिक्स में आती है ना, हम इसे प्रदर्शित ये क्यों, मैं फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स लगाना है, अब बार बार हम लिखते चलेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर ये, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर ये, तो इतना बड़ा लिखने में ही मेरा सारा टाइम चला जाएगा। तो साइंटिस्ट ने कहा कि नहीं, ऐसी नाइंसाफी नहीं होगी, हम इसके लिए कुछ ढूंढेंगे कि एक वर्ड में इसे हम दिखा सके। तो जब भी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आ जाए तो हम इसे स्मॉल p से दिखाते हैं, और इसके बराबर बीच की दूरी 2l और आवेश, इनके ही गुणनफल को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका हम इस चैप्टर में हर जगह यूज करेंगे। हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे अक्षीय पे, निरक्षीय पे, और बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस फॉर्मूले से ही पूछे जाते हैं। अब देखिए यहां से अब इसकी बीमा निकालें तो दूरी को हम किस में मापते हैं, मीटर में, और चार्ज को कूलाम में। तो यानी इसका चार्ज होगा कूलाम, अरे मात्रक जो होगा इंटू मीटर, तो हम इसको cm, अब छोटा cm मत लिख लिया कि सेंटीमीटर बोला जाए, कूलाम मीटर इसका मात्रक हो गया। और बीमा की बात करें तो कूलाम की बीमा a इंटू टी, और मीटर की बीमा ATL, ATM होता है तो m के बाद l आता है, तो याद रख लीजिएगा कि मीटर को कहीं m से मत कह सकते ना कि मीटर m, लेकिन जब हम बीमा निकालते हैं तो m से हम दिखाते नहीं, क्योंकि m से तो हम मास को दिखाते हैं, तो आप l याद रखिएगा ATL। तो इसमें थोड़ी गलत हो सकती है, वो आपको कहीं ATM भी दे देगा, तो ATM नहीं, हमें बैंक पे नहीं जाना है, पैसे नहीं ले रहे हैं, हमें तो पढ़ना है, लर्न करना है, हमें बैंकिंग का ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ से ATL आ गया, इसकी जो बीमा होगी। तो ये था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। डिफिनेशन हो गई कि वैद्युत द्विध्रुव आवेश Q, वो उनके मध्य के बीच के जो दूरी होते हैं उनके गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं, और स्मॉल p बराबर होता है इनके बीच की जो दूरी 2l इंटू Q, मात्रक कूलाम इंटू मीटर, और इसकी बीमा हो गई ATA। अब हम देखते हैं वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ लिया, द्विध्रुव ये हो गया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये हो गया। अब बात आती है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें है तो वैद्युत फ्लक्स।
और 3 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, इसकी बीमा क्या होती है, इसका सूत्र क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसे मतलब इसकी परिभाषा क्या होती है कि आखिर हम वैद्युत फ्लक्स कहते किसे हैं। तो वैद्युत फ्लक्स, फ्लक्स जब भी वर्ड आया तो देखिए वैद्युत क्षेत्र में हम कोई भी वैद्युत क्षेत्र लेंगे और वहां पे काल्पनिक पृष्ठ मानेंगे और काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत जो फ्लक्स होता है उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली सभी रेखाओं के जो मान आते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसे हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। जब भी आपके पास वैद्युत फ्लक्स आ जाए तो उसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। और डिफिनेशंस की बात करें तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली संपूर्ण विद्युत बल रेखाओं की जो मान होता है उसी को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, जिसे हम किसे दर्शा रहे हैं, फाई ई से दर्शा रहे हैं। अब यहां से काम चलने वाला है नहीं, ये तो काम हुआ अभी 1 नंबर का। अब 1 नंबर हमें और लेना है, तो 1 नंबर और लेने के लिए हम लिखेंगे फाई ई बराबर रेखाएं को हम अभी देखें कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसमें तो रेखाएंगे कि तो उसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। और सभी की हम कैसे निकालेंगे, जो हमने एरिया माना है उस एरिया को ही ले ले तो हम ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर। अब यहाँ से आप एक और लिख सकते हैं फाई ई बराबर, क्योंकि आपको याद होगा ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। ये तो आपको अब याद ही हो जाएगा कि बार बार आता जा रहा है, भाई याद ही कर लो इसे। तो ए इंटू ई इंटू कॉस थीटा, तो ये आ जाता है आपके पास फार्मूला। और इस फार्मूले को याद रखना बहुत ही जरूरी है, जितना स्टार आप लगा लीजिए क्योंकि इससे सवाल आते हैं और सवाल बिना फार्मूले याद हुए लग नहीं सकता। अब बात आती है नेक्स्ट जो नंबर लेना हमें, मात्रक। मात्रक क्या होगा, क्या होगा मात्रक। मात्रक जब हम इसका निकालेंगे तो आएगा एक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, क्योंकि ई का अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि न्यूटन प्रति कूलम। अब इनसे ए भी आके जुड़ गया है और ए किसमें है, ऊपर, तो न्यूटन इंटू मीटर प्रति कूलम हो जाएगा। एक और इसकी होती है जिसे हम कहते हैं वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, क्योंकि वोल्ट बराबर जो होता है वो न्यूटन मीटर प्रति कूलम होता है। तो न्यूटन मीटर प्रति कूलम की जगह हमने लिख दिया और 1 मीटर स्क्वायर में था बचा है तो वोल्ट मीटर इसका एक मात्रक हो गया। अब बात आती है कि हम बीमा कैसे निकालें। तो बीमा निकालने के लिए सबसे पहले आप न्यूटन का मात्रक लिखिए ml बीमा, टी, फिर मीटर का एल स्क्वायर, फिर कूलम का AT, और यहाँ से m l इसमें गुणा हो जाएगा तो l के पावर 3। अब t माइनस में है, ये माइनस जाएगा तो ये भी माइनस, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा। और ये a ऊपर जाएगा तो यहाँ पे a इनवर्स आ जाएगा, यानी इसकी जो बीमा होगी m l क्यूब t पे -3 और a इनवर्स, इनवर्स का मतलब -1। तो ये हो गया इसकी बीमा। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम इसका मात्रक, या तो वोल्ट इंटू मीटर इसका मात्रक। और ये हो गए डिफिनेशंस और ये हो गया फार्मूला जिसे हम याद रख के हम इसमें सवाल में लगा सकते हैं। तो देखिए अगर हम मात्रक नहीं याद करेंगे तो सवाल नो चांसेस कि लगने वाले हैं, क्योंकि मात्रक से तो ये हम पता करेंगे कि भाई ये है क्या। अब ये कहा जाए कि मैम पूरा फार्मूला बता दो, रट लेते हैं हम, फार्मूला रट लिए, मात्रक का पता ही नहीं, सवाल दे दिया, मैम फार्मूले भी याद किए तब भी सवाल सॉल्व हो ही नहीं रहा है, कैसे सॉल्व करें, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें क्या लिखा गया है। तो भाई सबसे पहले आप इस मात्रक को देखते जाइए, क्योंकि इस सेशन के बाद हम नेक्स्ट देखेंगे इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनके हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो हमने लगभग 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक इस सेशंस में, मतलब इस लेसन में देख लिए। अभी और हैं जिन्हें हम आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो आई होप
आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कूलाम का नियम, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, उसकी डिफिनेशंस, बीमा, मात्रक और वैद्युत फ्लक्स की डिफिनेशंस, सूत्र, मात्रक, बीमा ऑल क्लियर हो गया हो। ये 4 टॉपिक आप क्लियर कर लेते हैं ना तो श्योर 100% की गारंटी है कि आप 3 नंबर तो ले सकते हैं इन्हीं 4 से पढ़ के। अब आइए हम नेक्स्ट देखते हैं गॉस की प्रमेय। देखिए यहाँ पे डेरिवेशंस नहीं करवाएंगे हम, आइए जो बड़े बड़े, क्योंकि डेरिवेशन हमने अलग अलग सेशंस में करवा लिया है। तो आपको जिस भी टॉपिक का इस चैप्टर में डेरिवेशन चाहिए तो प्लीज चैनल में एक प्लेलिस्ट बनी हुई, इस प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको फिजिक्स के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक एक लेक्चर में सभी को बेहतरीन तरीके से डेरिवेशन आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम रिवीजन कर रहे हैं फार्मूले का, मात्रक का, परिभाषा का, तो यहाँ पे रिवीजन की तरह ही रिवीजन किया जाएगा। अब क्या होता है, क्या हम एक बार पूरी किताब जैसे पढ़े हैं उसको फिर रटते जाएंगे? वैसे रिवीजन का मतलब होता है कि हमने जो चीजें रिकॉल करना, पीछे जो हम पढ़े हैं अब हम देख रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो उसको पढ़ना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हमें लर्न करना है। अब आइए हम देखते हैं कि गॉस की प्रमेय है, क्योंकि इसके बाद जो महत्वपूर्ण है गॉस की प्रमेय है, फिर यहाँ से निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये 2 हैं बाकी। तो आइए देखते हैं, इसे करते हैं हम रिमूव। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। अब हम देखते हैं गॉस की प्रमेय। अब हम यहाँ से फार्मूले देखते जाएंगे। गॉस की प्रमेय, तो अगर आपको इसका डेरिवेशन देखना है तो प्लीज आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और नहीं तो आप चैनल पे जैसे ही विजिट करेंगे फिर क्लास 12th फिजिक्स इंपॉर्टेंट, तो आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ऊपर ही मिल जाएगा, आप वहाँ से सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेंगे। और इसमें गॉस की प्रमेय हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया, एक बार उसे देख लेंगे तो अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो भी आपका क्लियर आउट हो जाएगा। हम यहाँ पे रिविजन कर रहे हैं तो देखिए गॉस ने कहा क्या था। मेन बात यह है कि जो गॉस की प्रमेय लागू होती है वो किसके लिए होती है, बंद परिपथ के लिए। ये चीज इसमें मतलब याद ही रखनी, श्योर बंद परिपथ होना चाहिए। और इसकी प्रमेय कहती है कि जो चुंबकीय फ्लक्स होता है इसमें अगर हम कोई भी बंद परिपथ लें तो वहां पे चुंबकीय फ्लक्स जो होता है वो आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। तो वही हमने चुंबक मतलब विद्युत फ्लक्स लिया है और वो आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना है। यही है गॉस की प्रमेय। और ये कैसे आई है ये डेरिवेशन में आप पीछे जाके देख सकते हैं, लेक्चर में पूरे तरीके से हमने डेरिवेशन करवाया है। यहाँ पे हम फार्मूला रिवीजन कर रहे हैं तो गॉस की प्रमेय से जो फार्मूला आया है फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात में वैद्युतशीलता, जिसका मान एप्सिलॉन नॉट का फिर रिवीजन करवा दे तो 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होता है एप्सिलॉन नॉट का मान। और आवेश तो आपको वहां से दिया ही होगा, तो वहां से आप चुंबकीय फ्लक्स निकाल सकते हैं जब भी आपको कोई भी गॉसियन सरफेस दे दिया जाए तो। अब यहाँ से एक चीज और आती है, एक छोटे छोटे डेरिवेशन है कि रेखीय आवेश घनत्व और पृष्ठ आवेश घनत्व, ये गॉस की प्रमेय से ही रिलेटेड है, इसीलिए हम यहीं पे बता रहे हैं कि रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं और पृष्ठ आवेश घनत्व हम किसे कहते हैं।
तो इसमें आपको याद रखना है कि रेखीय आवेश मतलब हम कोई भी एक रेखीय का मतलब जैसे हम एक बेलनाकार, हमने इसका भी डेरिवेशन करवाया है, एक बेलनाकार मतलब सरफेस मान लिया और उसको बंद कर दिया और वहां पे हमने चुंबकीय फ्लक्स निकाला और मतलब उस रेखीय आ कैसे रहा है। तो जब रेखीय आता है तो इसे हम दर्शाते हैं रेखीय आवेश घनत्व जो जब निकालेंगे आवेश को तो लैम्डा से, और पृष्ठ आवेश घनत्व को हम दर्शाते हैं सिग्मा से। तो ये चीजें आपको याद रखना है। तो रेखीय आवेश के अगर घनत्व की डिफिनेशन आ जाए तो क्या, जब भी मतलब एक मतलब जो भी आवेश हो एक रेखीय सतह पे मतलब वितरित हो तो उसे हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। यानी आपके पास लैम्डा बराबर Q/L आ जाएगा फार्मूला। और इसके लिए देखिए हम एक मतलब एक अनंत लंबाई की तार ले लेते हैं, उसमें पॉजिटिव पॉजिटिव है और यहाँ पे हम बेलनाकार सतह मान लेते हैं और इसी को जब हम इस सीधे लंबे तार पे निकालेंगे आवेश जो वितरित हैं तो वो तार की लंबाई होगी ना L, और जितने आवेश होंगे वो जैसे वितरित होंगे उसी को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। और ये वाला जब हम डेरिवेशन करते हैं तो यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कि इस आवेश के कारण इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी तो उसके लिए फार्मूला हम निकाले थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा/r। ये हमारे पास आता क्योंकि ये दूरी r है। तो ये हमने डेरिवेशन करवाया है। अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज जाके आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा कि ये गॉस के नियम के अनुप्रयोग में है कि जब हम एक अनंत लंबाई की तार ले लेते हैं तो वहां से किसी बिंदु r दूरी पर किसी बिंदु P पे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। और गॉस के प्रमेय में आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तब तक नहीं निकाल सकते जब तक उसे बंद पृष्ठ बनाए ना। तो हमने इस बंद पृष्ठ बनाने के लिए इसे हम क्या मान लेते हैं, एक बेलनाकार सतह मान लेते हैं। अब बात आती है कि पृष्ठ आवेश घनत्व किसे कहते हैं। तो हमने देखा कि पृष्ठ आवेश घनत्व को हम सिग्मा से दर्शाते हैं। तो जब भी मतलब आवेश एक पृष्ठ पे वितरित होते हैं तो उसे हम पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। तो यहां से सिग्मा बराबर आता है आपके पास कूलम प्रति क्षेत्रफल। यानी हम कोई पृष्ठ लेंगे तो जब ये एक पृष्ठ लेंगे तो ये इसकी लंबाई हो गई और ये इसकी चौड़ाई होगी और यहाँ पे जो भी आवेश वितरित हैं तो इस क्षेत्रफल पे वितरित है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, a आएगा। और हमने एक सीधा तार लिया था तो इसका हमने L माना था। तो ये आ गया आपके पास सिग्मा बराबर Q/, ये छोटे छोटे डिफिनेशन पूछ दिया जाती है, लेकिन डिफिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको रेखीय आवेश घनत्व बराबर क्या होता है और पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर क्या होता है पता होना चाहिए। और इसे किस चीज से हम दर्शाते हैं, क्योंकि इसमें जब हम लेते हैं ना तो वहां से हम दो पृष्ठ ले लेते हैं और दो समांतर पृष्ठ ले लेंगे और उसमें एक दूसरे के कारण हम देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ रही है। तो जब भी हम दो समांतर लेते हैं तो वहाँ पे जो सिग्मा मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है वो सिग्मा/ε0 करके आती है। अब यहाँ से ये चीजें इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, लर्न, क्योंकि ये काम आएंगे आपको आंकिक प्रश्न सॉल्व करने में। आंकिक प्रश्न को जब हम हल करेंगे तो ये सारी चीजें आपकी हेल्प करेंगी उसमें, ये जितने भी चीजें हमने पढ़ा है। अब यहां से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको इसका फार्मूला याद करना है। यहाँ पे हम फार्मूला देखिए कि भाई डेरिवेशन करवाने चले तो पता चले कि क्लास ही इतनी लंबी हो जाए और आप लोग इतने लंबे तक धैर्य भी नहीं रख पाओ। मैम ये रिवीजन का था, 1 शॉट था तो थोड़ा लंबा होगा बाकी से, क्योंकि हम सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं। तो अक्षीय स्थिति में यानी हम यहाँ पे इसमें चार्ज ले लेते हैं कि यहाँ पे Q चार्ज है, यहाँ पे Q चार्ज है। और अक्ष का मतलब ये होता है कि जिस आपने x अक्ष पे लिया है इसी अक्ष पे कोई बिंदु मान लेंगे, वो है आपके पास आवेश। और इसके यहाँ पे ये माइनस और ये प्लस,
इस आवेश के कारण और इस आवेश के कारण आपको यहाँ पे निकालनी होती है तीव्रता। इसकी जो दूरी होती है वो हम पूरी मान लेते हैं कितनी है 2l, और यहाँ से जो दूरी होती है इसका कोई केंद्र होगा, वो दूरी होती है r। तो यानी ये दूरी आपके पास l और ये भी दूरी है हो जाएगी आपके पास l। अब यहाँ पे इस दोनों के कारण आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश पे निकालनी होती है। इसका डेरिवेशन करवाया जाता है, तो इसका डेरिवेशन आता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r स्क्वायर। ये आता है आपके पास फार्मूला। अक्षीय स्थिति में याद रखना है कि अक्षीय स्थिति में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपन r स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट का मान तो आपको पता ही हो गया होगा और यहाँ पे लिखा भी है। तो जब भी सवाल में दे दे कि अक्षीय स्थिति में कोई हमने आवेश माना है और वहाँ पे द्विध्रुव का कुछ मान दिया है या तो r का मान दिया है, तो आप वहाँ से निकाल सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। या तो आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे दे, दूरी दे दे, आपसे पूछ दे कि वहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, तो आप p का मान भी इस फार्मूले को मतलब यहाँ से पक्षांतर करके p का मान भी निकाल सकते हैं। देखिए इस मान में अगर हमें p का भी मान निकाल सकते हैं, r का भी मान निकाल सकते हैं, सबका मान दे दे तो हम यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मान तो वैसे उतना होता ही है। अगर यहाँ पे कोई नियतांक ना दे तो अब यहाँ से दूसरा जो इसका इम्पोर्टेंट है, यहाँ से हम रिमूव करते हैं। ये चीजें आपको लिख के याद कर लेनी, क्योंकि ये जब तक याद नहीं रहेगा तब तक आप सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब देखिए हमने अक्षीय स्थिति में देख लिया, अब हम ऊपर लिखते हैं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब निरक्षीय में क्या करना होता है, आपको यहां से मानेंगे आवेश 2 q, और निरक्षीय स्थिति में आप कहीं यहाँ पे कोई परीक्षण आवेश लेंगे q, और यहाँ पे आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है, और यहाँ से ये जो दूरी होती है वो r होती है, ये आपका होता है 2l। तो इस पे आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है निरक्षीय स्थिति में। इसके अक्ष में थी तो हमने यहाँ पे कहीं माना या इधर कहीं तो हमने अक्ष माना, अब ये इसके अक्ष पे तो है नहीं, ये दूसरे अक्ष पे चली गई है, तो इसीलिए हम निरक्षीय कहते हैं। तो यहाँ पे जो फार्मूला आता है वो आता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैम फिर वही लिख पा रही हैं, तो है सेम, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। ये दोनों भाई हैं लेकिन थोड़ा सा तो डिफरेंस है इसमें, यहाँ पे हो जाता है r स्क्वायर। चेंज क्या मिला, इसमें आपको 2 याद रखना है और इसमें सिंगल p याद रखना है। तो ये दोनों जो फार्मूले हैं वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं, भूल कर भी आपको इसे भूलना नहीं है। क्योंकि देखिए इसमें हमने डेरिवेशन करवाया, तो प्लीज आप जाके डेरिवेशन वाला सेशन देख लीजिएगा, क्योंकि कोई ना कोई एक डेरिवेशन आपको यहाँ से जरूर देता है कि अक्षीय या निरक्षीय में इसका डेरिवेशन कीजिए, और सवाल आएंगे तो इस फार्मूले से तो सवाल का काम चल ही जाएगा। तो हमने वन शॉट में जितने भी विद्युत क्षेत्र और आवेश के मतलब विद्युत आवेश तथा इसके क्षेत्र के चैप्टर में जितने इंपॉर्टेंट थे सभी को हमने देख लिया। जितनी परिभाषाएं थी, परिभाषाएं को हमने लिख के उनकी बीमा निकाल के उनका मात्रा निकाल के देखा, और जो फार्मूले थे उस फार्मूले को हमने इम्पोर्टेंट जो था उसको याद कर लिया। तो आई होप आपको ये वन शॉट का रिवीजन बहुत ही कम समय में फास्ट ट्रैक था, हमने अच्छे से समझ में आया हो। रिवीजन है तो रिवीजन की तरफ से आप एक बार इसे रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि अब हम इसके आगे जब सवाल लगाएं तो एक बार, क्योंकि हम पढ़े तो हैं पीछे से, लेकिन ये होता है कि हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं। तो जब हम एक बार रिवीजन कर लेंगे तो सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमारे जो फार्मूले हैं एक बार और भी याद हो जाएंगे। तो नेक्स्ट सेशन में हम इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक से
जो क्वेश्चन आते हैं, आंकिक प्रश्न आते हैं, उसे देख लेंगे, क्योंकि फिजिक्स में आंकिक प्रश्न आते ही आते हैं। और जब तक आपको फिजिक्स में आंकिक प्रश्न नहीं आएगा तब केवल आप पास होने के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन एक टॉप क्वालिटी का नंबर नहीं ला सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा सवाल। किसी न किसी से आपको सवाल तो देगा ही, 5, 10, 25, 20 नंबर का तो आएगा ही। ताकि अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों अपने छोटे भाई बहन जो भी इस क्लास को देख रहे हो, अगर जिसे भी मतलब ऐसा लगता हो कि उन्हें उनके रिलेशन या रिलेटेड किसी को पढ़ना है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखिएगा कि हमारा ये जो हार्ड वर्क है क्या आप लोग के थोड़ा सा भी काम आया। देखिए आपके जो कमेंट्स होते हैं ना वो बहुत ही मोटिवेट करते हैं कि हाँ, मतलब ऐसा लगता है ना कि बच्चों को ज़रूरत है, बच्चे पढ़ रहे हैं, मुझे उन्हें देना है क्लासेस। तो यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा इस चैनल को सपोर्ट करें, मतलब थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा तो हम भी पूरी मेहनत करके शिद्दत से आप सभी स्टूडेंट को, मतलब जो स्टूडेंट के पास मतलब कोचिंग अफोर्ड करने का वो नहीं है, क्योंकि सभी बच्चे एक जैसे नहीं हैं। पूरे भारत में देखा जाए तो सबकी स्थिति और मतलब सबकी मेंटल या मतलब कोई भी एक समान नहीं है, कोई बहुत अच्छा है तो कोई बहुत ही वीक भी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड जय हिंद साथियों। बस हमेशा मेहनत करते रहिए, अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए, और गॉड जी, ईश्वर, अल्लाह, जिसे भी आप मानते हो उस पर विश्वास रखिए, क्योंकि एक विश्वास रखना एक मतलब शक्ति में बहुत ही होता है, मतलब धर्म में जिसे भी आप मानते हो उसके चलना बहुत ही, क्योंकि वो हमें एक शक्ति देते हैं। भले ना वो है तो कोई पावर है जो इस पूरी दुनिया को चला रहा है। आप हम सभी मतलब आशीर्वाद बने रहें। और देखिए लाइफ में एक चीज़ आप कभी भी मत करिएगा, अपने बड़ों से अनादर, और सबसे पहले तो आप अपने माता पिता का, कि जितना ये करते हैं ना उतना दुनिया में आपको कोई नहीं करेगा आपके लिए। तो आप उनके रिस्पेक्ट ऑलवेज हमेशा कीजिएगा, कि उन्होंने आपको इतना कुछ दिया है तो जब उन्हें ज़रूरत हो उस लायक आप बन सके। देखिए अगर एक माँ है वो भले ही उनके पास कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वो बच्चे की मतलब करेंगी पालन पोषण, लेकिन आजकल क्या फिर माता पिता तो बच्चों के लिए बोझ बन जा रहे हैं। तो प्लीज़ ये स्टडी की जो है ना एक गहराई चली गई है, तो इस गहराई को लाइए। जब तक हमारे पढ़ने लिखने का क्या ही मतलब अगर हम किसी को खुशी ना दे सके तो, और ख़ास तौर पे अपने माता पिता को। तो प्लीज़ अपने माता पिता की हमेशा रिस्पेक्ट करें। अगर आप रिस्पेक्ट करेंगे तो आप जीवन की जिस भी ऊंचाई को छूना चाहते हैं छू लेंगे। और जिस दिन आपने अभिमान का सहारा लिया कि मेरे लिए क्या ही क्या कुछ जो मैंने किया है, तो फिर आप ख़त्म होने वाले हैं ही। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थोड़े से अच्छी बातें थी जो हमने कहना था कह दिया। अगर आपको अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, सो आपकी राय, आप जो कहना चाहें कह सकते हैं, क्योंकि भाई कहने पे विचार पे किसी का रोक नहीं, सबको अधिकार है बोलने का, तो बोलिए। तो अगेन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।